हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, उसके बाद उसकी कौन सी पैथोजेनेसिस होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि उस हाइपरटेंशन की वजह से हमें बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और लास्ट में हम उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर समझने के लिए आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में समझना जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बात करें तो इंटरनल प्रेशर ऑफ द ब्लड टू द ब्लड वेसल्स वॉल, इट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में बहता है। ओके, तो ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड में होता है एक तो ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरा होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। ओके, और ब्लड प्लाज्मा में मेनली क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो हमारी जो ब्लड होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ओके, ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स में क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, क्योंकि जो ब्लड बह रहा है हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो उस प्रेशर को हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। ओके, और अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या फिर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हम उस कंडीशन को कहेंगे। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के टाइप्स के बारे में। तो मेनली जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है। पहला हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा हो गया हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है तो उसके बारे में बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? हमारे ब्लड जो होता है हार्ट में से ब्लड वेसल्स में जाता है, तब जो ब्लड वेसल का प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है तब क्या होता है? ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड कहाँ पर आता है? हमारे हार्ट में आता है। तब जो ब्लड वेसल्स का प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, तो नॉर्मली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, कितना होता है? वो होता है 120 mmHg होता है। ओके, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले कॉजेज़ होता है, एक हो गया प्राइमरी कॉजेज़, दूसरा हो गया सेकेंडरी कॉजेज़। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कॉजेज़ क्यों कहते हैं। ओके, तो प्राइमरी कॉजेज़ यानी कि ऐसे कॉजेज़, ऐसे कारण जिसकी जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के लिए। और सेकेंडरी कॉजेज़ में क्या होता है? सेकेंडरी कॉजेज़ किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर ब्लड प्रेशर होता है, इंक्रीज होता है, तो उस कॉजेज़ को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉजेज़। इसके बाद हो गया ड्रग्स। ओके, तो मेनली क्या होता है? कोई भी अगर बॉडी बिल्डर हो गया तो वो स्टीरॉयड ले लेगा, या फिर हम कोरोना में स्टीरॉयड देते थे। ओके, स्टीरॉयड बहुत चलता था कोरोना में, तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हो गया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेनली जो सेकंड स्ट्रीमेटर होता है हमारे प्रेगनेंसी का, तब जो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद हो गया जीनेटिकली कॉजेज़। तो जीनेटिकली मेनली क्या होता है? अगर हमारे मदर या फिर फादर में हाइपरटेंशन की डिजीज़ था तो हमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हो गया मेनली 5 कॉजेज़। अब हम इस 5 कॉजेज़ को डीपली देखते हैं और इसके साथ साथ उसकी पैथोलॉजी को भी हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कोजेज़ के बारे में। तो प्राइमरी कोजेज़ मेनली हमने आगे बात की थी, ऐसे कोजेज़ जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाइपरटेंशन को होने के लिए। ओके, तो इसमें सबसे पहला कोजेज़ आता है वो होता है एज। जब जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं, हम जब बूढ़ापे में जाते हैं, तब हमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी मेनली ज़्यादा से ज़्यादा पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है, और इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 का भी सीक्रेट करता है। ओके, तो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो मेनली क्या करता है? एक तो एज कॉन्स्ट्रिक्टर है, और उसके बाद क्या करता है? वो वाटर रिटेंशन के लिए भी मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ऊपर से जो ब्लड वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है।
तीसरा कोजिज हो गया हमारा नमक। ओके, सोल्ट यानी कि सोल्ट। अगर कोई हाइपरटेंशन का अगर आपकी फैमिली में कोई पेशेंट होगा तो उसको डॉक्टर सीधी तरह से ना बोलेगा कि आपको नमक नहीं लेना है। नमक में क्या होता है, सोल्ट होता है, और सोल्ट हमारी बॉडी में क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेंशन करता है। ओके, उससे जितना हम सोल्ट लेते हैं उससे 4 से 5 गुना वो वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी के अंदर करता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हमें डॉक्टर नमक खाने की ना बोलते हैं। ओके, इसके बाद हो गया डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, हमारे अंदर ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, पेरीफेरी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हमारी ब्लड वेसल्स वॉल के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। इसके बाद हो गया हमें अल्कोहलिज्म। ओके, कोई भी पेशेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है रेनिन हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जब रेनिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो रेनिन का मेन काम क्या होता है, वो वाटर रिटेंशन करता है, साथ ही साथ वो वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये थे कुछ 5 कॉजेज जो कि प्राइमरी कॉजेज थे। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉजेज़ की, यानी कि कोई डिजीज़ की वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हो गया रीनल कॉजेज़। अगर रीनल में किसी भी टाइप का डिजीज़ है तो हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। ओके, तो किडनी का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है हमारे जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम हमारी किडनी करती है। ओके, ब्लड में से जो ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल देती है, और नॉर्मल जो ब्लड को नॉर्मल वॉल्यूम रखने का काम हमारी किडनी करती है। ओके, तो किडनी में अगर ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी हो गई, या फिर नेफ्राइटिस हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन कोजेज़ के बारे में। तो एंडोक्राइन कोजेज़ यानी कि क्या होता है, अगर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें कोई डिजीज़ हो गया है तो उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ओके, वो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ओके, तो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में मेनली 13 फंक्शन करते हैं। आपने अगर आपको फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो मेनली थायराइड ग्लैंड के 13 फंक्शन होते हैं। उसमें एक फंक्शन होता है ब्लड रेगुलेशन करने का काम। ओके, तो उसमें क्या करता है, अगर थायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, T4 जो हार्मोन होते हैं उसका सिक्रेशन करते हैं, और ये हार्मोन का काम क्या होता है, हमें 13 फंक्शन करते हैं ये। ओके, तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो भी हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो भी हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हमें कैसे हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमें ओबेसिटी देखने को मिलेगी। ओके, ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट देखने को मिलेगा। फैट में क्या होता है, HDL और LDL जो होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और ये दोनों की वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोडक्शन होना बढ़ जाता है। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस जब प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कैसे हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, अगर हमारी अंदर बॉडी के अंदर T4 हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या वो सीधा इफेक्ट करेगा हमारी किडनी ऊपर इफेक्ट करने की वजह से क्या होगा, किडनी क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन इंक्रीज कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और दूसरी वजह से क्या होता है, जो T4 होता है वो एक वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो इसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो दूसरा हो गया हमारा पेंक्रियाज। ओके, तो पेंक्रियाज में क्या करता है, वो सिक्रेट करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम हमारा इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन सिक्रेट होना बंद हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस देखने को मिलेगी। ओके, डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने आगे बात कर ली थी कि पेरीफेरल रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीवीएस कोजेस के बारे में। तो सीवीएस कोजेस में
सीवीएस कोजेस में हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम हार्ट के अंदर बात करते हैं। तो हार्ट में हमारा हार्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो फंक्शन होता है हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम हमारा हार्ट करता है। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा हार्ट के अंदर। ओके, हार्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया। आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हो गया मिट्रल स्टेनोसिस हो गया। हमारे जो वाल्व्स होते हैं, मिट्रल वाल्व्स होते हैं, उसमें स्टेनोसिस हो गया, तो वो एट्रियम में से वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा, तो इसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके बाद हो गया एक्यूट एमआई। अगर एमआई है तो हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। और ये हो गया, पर ये हो गया हमारा हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं वेसल्स के रिलेटेड कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा एन्यूरिज्म। ओके, एन्यूरिज्म क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एक तरह से हमारी ब्लड वेसल ऐसी हो जाती है, एक सेक लाइक बन जाती है या फिर एक फूल जाती है हमारी ब्लड वेसल। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है ब्लड का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा और इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो हमने आगे बात कर ली हाइपरटेंशन के कॉजेज़ और उसकी पैथोलॉजी के बारे में हमने आगे बात कर ली। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें हाइपरटेंशन या फिर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा डिजीनेस। डिजीनेस यानी कि आपको चक्कर आने के जैसा, हमें हमारी जो सर होता है वो फिरने लगता है। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो आपको हाइपरटेंशन होने का चांसेस हो सकता है। इसके बाद हमारा इरेगुलर हार्ट बीट हो गया। इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट क्यों होता है, क्योंकि अगर हमने सीवीएस कॉजेज़ के बारे में बात की थी, अगर हार्ट में कोई सी भी टाइप का डिजीज़ है तो हमारा जो हार्ट बीट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, वो उसकी रिदम नहीं रहेगी, तो हमें इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलेगा। इसके बाद नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, फेंटिंग देखने को मिलेगा। ओके, फेंटिंग यानी कि हम शॉक लाइक कंडीशन में जाएंगे, हम बेहोश हो जाएगी, बेहोशी लाइक जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद हो गया फेंटिंग हो गया। फेंटिंग यानी कि हम थकान, वीकनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर ये ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो एक हो गया हमारा स्पिग्मोमेनोमीटर। अगर हमारा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 और 80 होता है। ओके, अगर स्पिग्मोमेनोमीटर में 120 और 180 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो हम उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन। लेकिन उसके कॉजेज़ जानने के लिए हम ऐसे इन डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे यूरिन एनालिसिस। ओके, यूरिन एनालिसिस क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है या नहीं, तो इसकी वजह से हमें ये जानने के लिए हम यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। तो यूरिन एनालिसिस में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स देखेंगे और आरबीसी देखेंगे और ग्लूकोज देखेंगे। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन क्यों देखेंगे, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी जैसी हो गई तो इसमें हम देखेंगे कितना प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर है या फिर कितना प्लाज्मा प्रोटीन हमारे यूरिन के अंदर है, वो जानने के लिए हम करेंगे यूरिन एनालिसिस करेंगे। अब हम बात करते हैं सीरम एनालिसिस के बारे में। तो सीरम एनालिसिस में क्या होता है, उसमें यानी कि एक ब्लड टेस्ट ही होता है, उसमें क्या होता है एचडीएल और एलडीएल होता है। मतलब एचडीएल में क्या, एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मेनली लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे हम। बॉडी में कोलेस्टेरॉल का लेवल जानने के लिए हम लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। ओके, और इसके बाद हम करवाएंगे क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन में क्या होता है, हमारी किडनी के ऊपर अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उसमें क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद हम करवाएंगे ईसीजी। ईसीजी क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारी जो हार्ट का फंक्शन जानने के लिए हम ईसीजी करवाएंगे। इसके बाद हम करवाएंगे रीनल यूएसजी। किडनी की साइज देखने के लिए हम यूएसजी करवाएंगे और हार्ट की साइज देखने के लिए हम करवाएंगे इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो हाइपरटेंशन के ऐसी कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हो गया डायूरेटिक्स। ओके, तो डायूरेटिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, वो
हमारे ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है थ्रू द यूरिनेशन। ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है और यूरिनेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्योंकि हमारे मेनली वो इफेक्ट करता है हमारी किडनी के ऊपर। ओके, तो किडनी की एक्टिविटी वो ज़्यादा कर देता है, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा कर देता है। इसकी वजह से क्या करता है, हमारे जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो डायूरेटिक्स का काम करते हैं? तो एक हो गया क्लोराथियाजामाइड, ओके, मेटोलाजोन, फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड। ओके, ये 4 जो मेडिकेशन होती है हम डायूरेटिक्स में ले सकते हैं। और दूसरा हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर्स हो गया। बीटा ब्लॉकर्स का काम भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करने का होता है। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है? एक हो गई एटिनोल, मेटोप्रोल, लाबेटालोल और प्रोपेनॉल।